हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर आईएएस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए अभी शुरू करते हैं। हम लोग जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 11th का। अभी हम लोग है चैप्टर 12 ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा 12th चैप्टर हम लोग अभी डिस्कस करें। छोटा सा चैप्टर है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसको देखते हैं अभी क्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ईरानियन इन्वेशन में हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे कि हमें पता है नॉर्थ ईस्ट एरिया में पूरा मगध एम्पायर बहुत ज़ोर शोर से यहाँ पे धूमधाम से पूरा फैला हुआ था। ठीक है, फ्लॉरिश कर रहा था। ठीक है, सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सेम टाइम जहाँ पे मगध एम्पायर अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर रहा था, उसी समय नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, वहाँ पे कोई एम्पायर नहीं था। छोटे छोटे ट्राइब्स थे, छोटे छोटे चीफ थे। ठीक है, बिखरा हुआ था वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ हम लोग देखेंगे। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्मॉलर प्रिंसिपैलिटी एंड रिपब्लिकन ग्रेजुअली इमर्ज। मगध एम्पायर बहुत बड़ा बन गया था। ठीक है दोस्तों, साइमल्टेनियसली नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्रेजेंटेड अ डिफरेंट पिक्चर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 6th century। ठीक है, सेवरल स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज सच एज द कंबोजस थे, गांधार्स थे, मद्रास थे। ठीक है, वो ना आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, आपस में उनका जमता नहीं था। कोई बहुत बड़ा किंगडम नहीं था, बहुत बड़ा एम्पायर नहीं था कि लोगों को रख सके एकजुट करके। ये बहुत बड़ा दिक्कत वहाँ पर था। ठीक है दोस्तों, उसी समय क्या था, ईरान में अकमेनियंस जो थे वो ग्रोथ कर रहे थे, वो अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करके एक्सटेंड कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिस समय यहाँ पे मगध एम्पायर बहुत बड़ा था, बढ़ रहा था, उसी समय अकमेनियंस जो थे ईरान के वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या, तो जो कि एक्सपेंड कर रहे थे मगध के टाइम पर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो इंस्टेबिलिटी थी ना, कंबोजस, गांधास और मद्रास के बीच में, इसका फ़ायदा उठाया। कैसे उठाया? उस समय के रूलर जो थे ईरान के, ठीक है, आर्कमेनियन के, उसको ईरानियन रूलर कहा जाता था, वो डैरियस थे। ठीक है, उन्होंने 516 बीसी में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे एंट्री कर लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पंजाब वेस्ट इंडस जो है उसको अपने साथ अलाई बना लिया। ठीक है, तो इन्होंने जब किया 20th वो उनका 20th प्रोविंस था। ठीक है, और सत्रापी ऑफ ईरान जो प्रोविंस है उसको सत्रापी कहा जाता है। ठीक है, अनेक्स्ड एरिया उसको सत्रापी कहा जाता है ऑफ ईरान। तो टोटल नंबर ऑफ सत्रापीज उस समय ईरानियन एम्पायर का 28 प्रोविंसेस था। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इंडियन सत्रापी इंक्लूड सिंध भी उन्होंने अपना ओर कर लिया। नॉर्थ वेस्ट एरिया में उन्होंने अपना एंट्री कर ली। ठीक है, इट वॉज मोस्ट फर्टाइल पॉपुलस पार्ट ऑफ द एम्पायर। तो उनकी जो 28 सत्रापीज था, ये जो प्रोविंसेस था ना पंजाब का, ये सबसे फर्टाइल था, सबसे पॉपुलस था। ठीक है, ये उनको 360 टैलेंट्स देता था। ठीक है, गोल्ड कॉइन की तरह। ठीक है, जो कि उनके टोटल रेवेन्यू जो एशियन प्रोविंसेस से निकलता था उसका 1/3 था। 1/3 या 3/3 1/3 था उनका। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये लोग देते थे। द इंडियन सब्जेक्ट वेर ऑल्सो एनरोल्ड बाय द ईरानियन आर्मी। ठीक है, जर्जेस द सक्सेसर ऑफ डैरियस। ठीक है, डैरियस के सक्सेसर जर्जेस थे। ठीक है, एम्प्लॉयड इंडियन इन द लॉन्ग वॉर। इंडियंस की युद्ध कला बहुत शानदार हुआ करता था। तो उन्होंने जो ग्रीक के खिलाफ जब लड़ाई हो रही थी ना ईरान की, ठीक है, उस समय उन्होंने क्या किया, इंडियन सोल्जर को एम्प्लॉय कर दिया फॉर लॉन्ग वार्स। ठीक है दोस्तों, इंडियन कंटिन्यू टू पार्ट ऑफ द ईरानियन एम्पायर टिल अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया। जब तक अलेक्जेंडर, ग्रीक कहते ना, अलेक्जेंडर जब तक इन्वेड नहीं किए थे तब तक इंडियंस ईरानियन आर्मी में हुआ करते थे। ठीक है, अब देखते हैं रिजल्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्ट ईरान के साथ हमारा बना उसका क्या रिजल्ट निकला। इंडो इरानियन कॉन्टैक्ट लास्टेड फॉर 200 ईयर्स। ठीक है, 200 साल तक ये कॉन्टैक्ट बना रहा। इट गेव इम्पेटस तो इंडो इरानियन ट्रेड, कॉमर्स, द कल्चर रिजल्ट वेर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है,
ऑब्वियसली किसी देश के साथ जब कांटेक्ट हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, तो ट्रेड होना शुरू हुआ, कल्चरल इफेक्ट देखने लगा, हमारे आर्किटेक्चर में कुछ ईरानियन इफेक्ट्स दिखे, ठीक है। वहाँ का जो स्क्रिप्ट यहाँ पे आ गया, खरोस्ती स्क्रिप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, खरोस्ती ईरान से आया जो कि राइट से लेफ्ट लिखा जाता था, ठीक है, लाइक अरबिक, ठीक है। सम अशोकन इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिटन इन द 3rd century BC, ठीक है। इन दिस स्क्रिप्ट खरोस्ती में लिखा गया है, अशोका ने कई सारे अपने पिलर्स में लिखवाया है, ठीक है दोस्तों। ईरानियन कॉइन्स आर ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट, ईरानियन कॉइन भी यहाँ पे देखने को मिला है, जिससे पता चलता है कि हमारा ट्रेड उनके साथ हुआ करता था, ठीक है। बट ये गलत नहीं होगा सोचने से, ये गलत होगा, इट इज रॉन्ग टू, ये गलत होगा कि पंच मार्क कॉइन केम इनटू यूज इंडिया एज रेट ऑफ कॉन्टैक्ट विद ईरान, ठीक है। ये गलत है कि पंच जो कॉइन थे ना वो वहां से आए, तो हरपन टाइम से भी हम देख रहे थे, ठीक है दोस्तों। However, Iranian influence the Mauryan sculpture is clearly perceptible. The monuments Ashoka's time, ठीक है, ये हम देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि ईरानियन कल्चर जो है वो मौर्यन पे भी दिखने लगा था। जैसे कि अशोका के जो पिलर्स हुआ करते थे उस पे बेल सेव्ड कैपिटल्स होता था, ठीक है दोस्तों, जो ईरानियन इन्फ्लुएंस है, ठीक है। चलिए, लिपि यहाँ पे बन गया लिपि, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो फर्दर द सेम्स द ग्रीक केम नो अबाउट द ग्रेट वेल्थ। ग्रीक जब देखा ईरान का और ग्रीक का हमेशा युद्ध तो होता रहता था, ठीक है दोस्तों। अब ग्रीक की नज़र इंडिया पे पड़ गई कि इंडिया इतना वेल्दी है, इंडिया उस समय बहुत वेल्दी था, ठीक है दोस्तों। तो इतना वेल्दी है तो वो अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि अब तो इंडिया पे हम लोग हमला करते हैं, ठीक है। अब इतना वेल्दी देश है, इतना वेल्दी जगह है, तो वहाँ पे तो बहुत फायदा होगा। तो फिर अलेक्जेंडर ने मुख किया। 4th century BC में ग्रीक एंड ईरानियन फॉट फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दो बहुत बड़ा पावर हुआ करता था, एक ईरान और एक ग्रीक, दुनिया में अपनी सुप्रीमेसी के लिए दोनों जबरदस्त लड़ रहे थे, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया, मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर जो रूलर थे, ग्रीक फाइनली डिस्ट्रॉय ईरानियन एम्पायर। तो ग्रीक ने पूरी तरह ईरान को खत्म कर दिया उस समय, ठीक है। पूरी सुप्रीमेसी अपनी, दुनिया का इकलौता ताकत था वो था ग्रीक, ठीक है दोस्तों। अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड नॉट ओनली एशिया माइनर इराक बट ऑल्सो ईरान। अलेक्जेंडर ने एशिया, कुछ एशिया की जगह कुछ इराक, और इराक पूरा और नॉट ईरान भी अब जीत ली है उसने, ठीक है। फ्रॉम ईरान ही मार्च टू इंडिया, ईरान से इंडिया आ गया, क्योंकि ईरान से इंडिया का तो पहले से ही हमें इंडो ईरान कल था ही, तो जाना आना ट्रेड ये सब हुआ करता था। जो हेरोडस है, जो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने लिखा है, वो ग्रीक और दूसरे ग्रीक राइटर्स ने ये उन्होंने इंडिया को एक फैब्यूलस सुंदर जगह की तरह दिखाया है। कोई भी बंदा जब देखेगा उसको ललचाएगा कि यार ये तो मुझे चाहिए, इतना वेल्दी, इतना सुंदर दिखाया था। और संजोग से जो अलेक्जेंडर थे उनको ज्योग्राफिकल इंक्वायरी, ज्योग्राफी में बड़ा मजा आता था, कहाँ कैसा है, कौन सी नदी है, वो ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी। ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय मैथिकल एक्सप्लोरेशन पार्ट, ठीक है, वांटेड टू एमुलेट सरप्लस। तो वो बड़ा इंप्रेस हुआ ये सब देख के, तो अब उसने रुख कर ली इंडिया की तरफ। द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया सुइटेड हिज प्लान। अब देखो, इन्वेजन के लिए कहीं आप घुसना चाहते हो, वहां का किंग ना वो थोड़ा कमजोर होना चाहिए, अगर वो ताकतवर होगा तो आपको रोकेगा। उस समय नॉर्थ वेस्ट का जो सिचुएशन था, ये सिचुएशन अलेक्जेंडर के इन्वेजन के लिए सूट कर गया। वहां के लोग आपस में ही नहीं जमता था उनका, वो झगड़ते रहते थे, ठीक है दोस्तों। अलेक्जेंडर के प्लान को ये सूट किया, वो घुस गया उसमें, ठीक है। अब वहां पे, ठीक है, वहां पे दो लोग थे जो बड़े जबरदस्त थे, ठीक है। कौन था? अम्बी था, द प्रिंस ऑफ तक्षशिला, ठीक है, अम्बी था तक्षशिला का प्रिंस। और एक था पोरस, ठीक है, द किंगडम वाज बिटवीन झेलम एंड चेनाब। चेनाब और झेलम के बीच में एक जगह होता था जिसका किंग था पोरस, ठीक है। ये दो थे बड़े जबरदस्त लोग वहां पे। और अम्बी ने किया, उस समय क्या किया, टुगेदर दे माइट हैव इफेक्टिव रजिस्टर्ड। अगर दोनों मिलके अलेक्जेंडर का विरोध करते शायद दोनों सक्सेस हो जाते, बट दे वुड नॉट पुट अप ए जॉइंटली फ्रंट। वो दोनों मिले नहीं। द खाइबर पास रिमेन अनगार्डेड। तो इन दोनों के बीच में एक जगह था, सपोज यहाँ पे अम्बी आ गए और यहाँ पे पोरस आ गए, इन बीच में एक था खाइबर,
ठीक है। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ईरान अलेक्जेंडर मूव टू काबुल। ईरान जीतने के बाद, ठीक है, ईरान जब जीत गए अलेक्जेंडर, वो काबुल शिफ्ट हो गए। ठीक है, काबुल से इंडिया आना बड़ा इजी था। ठीक है दोस्तों, खैबर पास जो कि खाली पड़ा था इन दोनों के झगड़े के कारण, अब ये बना अलेक्जेंडर का इन्वेजन का रास्ता। वो इसी रास्ते 326 बीसी में आ गया। इट टुक हिम टू 5 मंथ टू रीच द इंडस। ठीक है, सिंधु तक, इंडस तक आते आते उनको 5 महीना लग गया। अम्बी द रूलर ऑफ तक्षशिला, अम्बी जो तक्षशिला के रूलर थे, कौन दबे दिली वो, अम्बी जो तक्षशिला के रूलर थे। ठीक है, यहाँ पे जो जब जीत गए हमारे क्या अलेक्जेंडर, तो उनको खैबर पास से जगह मिल गया इंडिया में आने के लिए। ठीक है, वो वहां से 326 बीसी में आके पहुंचते हैं इंडस। इंडस के पास होते हैं अम्बी जो तक्षशिला के रूलर हैं। उन्होंने अपने आप को सबमिट कर दिया। ठीक है, ऑगमेंटेड हिज आर्मी एंड रिप्लेनिश्ड ट्रेजर, तो उन्होंने अपना सैन्य दे दिया, ट्रेजर भी खोल दिया, भैया हम आपके अंडर हो जाते हैं। अब वो दो बंदे पोरस और अम्बी थे। अम्बी ने सबमिट कर दिया। अब पाला पड़ा पोरस से, बड़ा जबरदस्त लड़ाई हुआ अलेक्जेंडर पोरस का। ठीक है, झेलम और वो क्रॉस करते, झेलम चेनाव क्रॉस करके वो बियास तक पहुंच गए। ठीक है, बड़ी जबरदस्त आर्मी, खतरनाक लड़ाई हुई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लड़ाई होने के बाद हालांकि पोरस हार गया। ठीक है, अलेक्जेंडर जीत गया, बट पोरस ऐसा लड़ा, अलेक्जेंडर को बहुत अच्छा लगा, वो इम्प्रेस हो गया। तो वो हारने के बाद भी उसने उसकी राज्य लौटा दी और उसी को ही रूलर बना दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आगे बढ़ने लगा फर्दर। वो ईस्ट वर्ड, मतलब नॉर्थ ईस्ट तक आना चाहता था, जहाँ पे मगध था। और मगध में इस समय राज कर रहे थे नंदा। ठीक है, नंदाज। ठीक है, नंदाज राज कर रहे थे। तो उस समय जो ग्रीक सोल्जर्स थे ना, वो टूट चुके थे। 10 साल लगातार युद्ध करते करते उन्होंने, मतलब एक वार वेरी, ठीक है, और उनको मतलब काफी थकान हो गया था युद्ध लड़ते लड़ते, काफी बीमार भी हो गए थे। ठीक है, 10 साल से लड़ रहे हैं। ठीक है, और घर वर गए नहीं, तो बहुत सारे मानसिक तनाव, शारीरिक पीड़ा, ये सब होने लगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, हिस्टोरियन, ग्रीक हिस्टोरियन ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब पहला वार वो पोरस के साथ लड़े, उनको पता चल गया कि इंडियन जो फाइटर्स हैं, वॉरियर्स हैं, उनमें कितना दम है और युद्ध कला में वो कितने कुशल हैं। वहाँ से वो आगे जाना ही नहीं चाहते थे। और ऊपर से नॉर्थ में जो नंदाज थे, ठीक है, महापद्मानंदा, उनकी जो स्टैंडिंग आर्मी थी वो तो बहुत जबरदस्त थी। ठीक है, 60,000, तो इससे वो डर के आगे गए नहीं। ठीक है, और अलेक्जेंडर ने भी बहुत कोशिश किया कि उनको प्रोत्साहित करके लड़ा जाए, बट वो लड़े नहीं। ठीक है, अलेक्जेंडर फिर मजबूरन उसको वापस लौटना पड़ा। इंडिया में वो 19 मंथ रहे, 19 मंथ्स। ठीक है, ठीक है, तो वो बहुत लड़े बट हो नहीं पाया। ठीक है, तो बाकी जब वो वापस जा रहे थे तो छोटे छोटे काफ़ी क्लैंस, काफ़ी जगहों पे रिपब्लिकन्स पे उन्होंने विजय प्राप्त की, वहाँ पे गवर्नर उन्होंने रख दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आधे में ही अलेक्जेंडर लौट गए, जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए। अगर आते मगध में तो मुंह की खानी पड़ती, ठीक है, बट कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए, ये यहाँ से वापस चले गए अलेक्जेंडर। ठीक है, अब इफेक्ट क्या था, अलेक्जेंडर जब आए इंडिया में कुछ तो प्रभाव छोड़े होंगे, क्या इफेक्ट था देखते हैं। Alexander's invasion provide the first occasion when ancient Europe, ये पहला मौका ऐसा था जब ancient, प्राचीन यूरोप और ancient इंडिया, ये दोनों मिले, कांटेक्ट में आए पहली बार। ठीक है, it produces important result. The Indian campaign of Alexander was the triumphant success. He added to his empire an Indian provinces which was much larger than that conquered by the Iran. ठीक है, ये चीज उसको फायदा हुआ कि अब इंडियन प्रोविंसेस का एक बड़ा पार्ट, पंजाब वाला तक्षशिला बड़ा अम्बी ने सबमिट कर दिया था, वो उसको मिल गया पहली बार यूरोपियन को, ग्रीक को। ठीक है, आज तक सब इतना बड़ा किसी के पास नहीं था, इवन ईरान के पास भी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ग्रीक पोजेस इन द इंडिया वे सून लॉस्ट द मौर्यन रूलर। ठीक है, the most important outcome of this invasion was established the direct contact between India and Greece in different field. Alexander's campaign opened up the 4 distinct route by land and sea. Alexander जब आए तो उन्होंने रूट बनाया ना
कहीं से तो आए हैं, ज़मीन से आए, पानी से आए, तो उन्होंने 4 बढ़िया रूट बनाए जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाता है इंडिया और ग्रीक का। ठीक है दोस्तों, इट फेड द मर्चेंट, ग्रीक मर्चेंट क्राफ्ट्समैन एंड इंक्रीज द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी ऑफ ट्रेड। अब कभी कहीं रास्ता बनता है कम्युनिकेशन, तो उसको सबसे बड़ा फायदा तो ट्रेडिंग को ही होता है। ठीक है, तो होने लगा ट्रेडिंग। ठीक है, ऑल दो हियर द सम ग्रीक लिविंग, ये भी सुनने को मिलता है कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन से पहले ही कुछ ग्रीक लोग आके इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में रहते थे। ठीक है दोस्तों, बौक, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम वेर द सिटी ऑफ Alexandria in the Kabul region, Boukefala on the Zalem, and Alexandria in Sindh. Although these area conquered by Mauryas, Mauryas बाद में उसको जीत गए थे। ठीक है दोस्तों, तो फिर उसके जब मौर्य जीत गए तो वो जो थे ग्रीक्स थे वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के अंडर में रहने लगे। अलेक्जेंडर वाज डीपली इंटरेस्टेड इन द ज्योग्राफी ऑफ द मिस्टीरियस ओशियन। ठीक है, अलेक्जेंडर को अपने वो मतलब ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था, मिस्टीरियस चीज़ों में। तो उन्होंने जब इंडस को समंदर में ओशियन ओपन होते हुए देखा ना, वो पूरा बाग बाग हो गए। ठीक है, सो अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस हैव लेफ्ट वैल्यूएबल ज्योग्राफिकल अकाउंट, उनके जो हिस्टोरियंस थे वो काफ़ी बढ़िया ज्योग्राफी छोड़ गए हैं हमारे लिए स्टडी के लिए। दे ऑल्सो हैव लेफ्ट क्लियरली डेटेड रिकॉर्डेड, उनकी जो हिस्टोरी का लिखने का अंदाज था वो बड़ा बढ़िया ज़बरदस्त था, वो रिकॉर्ड बढ़िया डेट बाय डेट बढ़िया से सिस्टमेटिकली करते थे। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है उससे। कई जगहों पे हमारे इंडियन हिस्टोरियंस में ना, जैसे हमने पहले पढ़ा था लिटरेचर में, इंडियन हिस्टोरियन में अलेक्जेंडर का इन्वेडिशन था ही नहीं। अगर ग्रीक हिस्टोरियन ना होते, ईरानियन हिस्टोरियंस ना होते, तो हमें इस बारे में पता भी नहीं चलता कि 326 बीसी में ऐसा भी हुआ था। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली पता चलता है। तो उनके हिस्टोरियन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोसाइटी के बारे में पता चलता है। उस समय के सोसाइटी के बारे में सती सिस्टम, सती प्रथा उस समय हुआ करता था। गर्ल्स की सेल्स हुआ करती थी इन मार्केट प्लेस बाय पुअर पेरेंट्स, एंड फाइन ब्रीड ऑन ऑक्सन इन द नॉर्थ, वो बहुत बढ़िया ब्रीड मिलते थे ऑक्शन के। अलेक्जेंडर ने तो 2 लाख ऑक्सन यहाँ से मैसेडोनिया भिजवाया था। ठीक है, ग्रीस आर्ट, कारपेंट्री, ठीक है, फॉरेस्ट क्राफ्ट इन इंडिया, कारपेंट्री उस समय इंडिया का बहुत ज़बरदस्त था, लकड़ी का काम। ठीक है दोस्तों, चैरियट, बोट और शिप्स इंडियंस बहुत ज़बरदस्त। तो इस तरह से नॉर्थ वेस्ट के सारे छोटे छोटे क्या बोलेंगे चीफ्स को हरा के अलेक्जेंडर ने एक्सपेंशन बड़ा ज़बरदस्त कर लिया। ठीक है दोस्तों, मौर्य एम्पायर और उसको ग्रीक से जो वहाँ पे थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, उनको हरा के मौर्य ने अपना झंडा लहरा दिया अलेक्जेंडर के सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर। ठीक है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य एम्पायर का फाउंडर है। ठीक है, सबसे बहुत ज़बरदस्त एम्पायर हुआ उनका। ठीक है, तो इस तरह से समथिंग वर्किंग मिलिट्री मशीन्स ऑफ अलेक्जेंडर एंड एक्वायर सम नॉलेज विच हेल्प्ड हिम इन द स्ट्रॉइंग द पावर ऑफ नंदास। ठीक है, अलेक्जेंडर से मौर्य ने काफ़ी कुछ सीखा और जिसको नंदा को हराने में उनको काम आया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन हमें 17 पी के बारे में पढ़ा, दीपी के बारे में पढ़ा, लिपि के बारे में देखा, टैलेंट भी देखा, इफेक्ट ऑफ इंडियन इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएससी में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, बट हमारा लिखने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। अब हम 11th स्टैंडर्ड की तरह बच्चों की तरह तो लिखेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो थोड़ा अच्छा तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियोज़, फिर देखेंगे हम क्या है उस समय। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप करें, हमसे जुड़ें। बाकी ये है कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम लोग हैं, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और साथ मिलकर पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट 13th चैप्टर में, तब तक ख्याल रखिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।